नमस्कार, मैं प्रोफेसर सरोज व्यास आज आपके साथ में हिंदी भाषा शिक्षण के व्याख्यान को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। हम विस्तृत चर्चा करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण में विद्यालयी पाठ्यक्रम में हिंदी के स्थान पर, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर, विभिन्न स्तरों पर, और साथ ही साथ हम बात करेंगे भाषा कौशल के प्रकार एवं शिक्षण में उपयोगिता, जैसे श्रवण कौशल, भाषण कौशल, लेखन कौशल और पठन कौशल। तो आइए हम विस्तृत चर्चा करते हैं हिंदी भाषा शिक्षण के विद्यालयी पाठ्यक्रम में विभिन्न स्तरों पर हिंदी का स्थान क्या है। और इस चर्चा में हम सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक स्तर की। प्राथमिक स्तर से आप सब क्या समझते हैं? जहाँ तक मैं समझ रही हूँ या मैं समझाना चाह रही हूँ, प्राथमिक स्तर यानी प्रथम कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक। 5वीं कक्षा तक को हमने, प्रथम से 5वीं कक्षा तक को हमने प्राथमिक स्तर रखा है। और प्राथमिक स्तर पर विद्यालयी पाठ्यक्रम में जो हमारा है क्या स्थान है, वो हम भाषा कौशलों की बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सस्वर वाचन में निपुण करना भाषा कौशल या भाषा का एक उद्देश्य है। विद्यार्थियों में शुद्ध उच्चारण की क्षमता को विकसित करना। देखिए, विद्यार्थी जब उच्चारण करते हैं तो निसंदेह उनके जो क्षेत्रीय भाषा है और उनकी जो मातृभाषा है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं उनकी भाषा पर पड़ता है और वो उच्चारण में भी पड़ता है। चाहकर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें वो अपनी क्षेत्रीय भाषा के उसमें पढ़ते हैं। तो ऐसे में जो हिंदी भाषा है, इसमें विद्यार्थियों में शुद्ध उच्चारण की क्षमता को विकसित करना, भाषा के शुद्ध प्रवाह तथा प्रभावोत्पादक पर बल देना, यानी भाषा का जो शुद्ध प्रवाह, यानी बिल्कुल शुद्ध रूप से भाषा को बोला जाए और उसकी प्रभाव उत्पन्नता पर भी ध्यान दिया जाता है। मानक भाषा के सही ज्ञान के अलावा सुलेख एवं श्रुतलेख पर विशेष बल दिया जाता है। मैंने यहाँ पे 3 शब्द बोले हैं। एक मैंने कहा मानक भाषा, जो हमारी मानक भाषा है, जिसे मान्यता प्राप्त है या जो हमारी व्याकरण से जुड़ करके मानक भाषा है, वो सुलेख, सुलेख यानी सुंदर लिखना। सु जहाँ लिख जाता है वहाँ सकारात्मकता या बहुत ही, हम ये कहेंगे कि बहुत ही भली प्रकार से या उचित प्रकार से, श्रेष्ठ तरीके से लिखा जाए तो सुलेख। श्रुतलेख, जो सुन करके लिखा जाए उसे श्रुतलेख कहते हैं, पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना। स्वाध्याय यानी विद्यार्थी स्वयं पढ़ने का प्रयास करे। ऐसा नहीं कि अध्यापक या माता पिता या अभिभावक जब कह रहे हैं या उनके पीछे पढ़ रहे हैं तभी वो पढ़े, अपितु वो स्वाध्याय की प्रवृत्ति उनमें विकसित हो। ये कुछ प्राथमिक स्तर पर हमने चर्चा करी है, और ये चर्चा हमने करी है कि हिंदी का जो स्थान है उसमें प्राथमिक स्तर पर क्या स्थान है, क्यों प्राथमिक स्तर पर हिंदी बहुत ही अनिवार्य है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे माध्यमिक स्तर की। माध्यमिक स्तर, यहाँ पे देखिए 2 चीजें हैं। कुछ लोग माध्यमिक स्तर को 6ठी से लेकर के 8वीं तक समझ लेते हैं और कुछ लोग 6ठी से लेकर के 10वीं तक समझ लेते हैं। माध्यमिक सेकेंडरी जिसे हम कहते हैं स्तर है। जबकि हम जब बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं या राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, तो प्रथम कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक, जिसे हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, उसको रखा गया है। तो माध्यमिक स्तर पे आप कक्षा 8 तक भी ले सकते हैं और 10 तक भी ले सकते हैं। वहाँ पर हिंदी भाषा जो है वो विद्यार्थियों को पठन कौशल में निपुण करना होता है। हिंदी भाषा की जो उपयोगिता है, उसकी आवश्यकता है, उसका स्थान जो है वो है कि विद्यार्थियों को पठन कौशल में निपुण करना, यानी वो पढ़ने में निपुण हो जाए। दूसरा, विद्यार्थियों को उचित गति में
लिखने का अभ्यास कराना, यानी उचित गति, ऐसा नहीं हो कि वो बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं, यानी उनके लिखने की जो गति है वो उचित प्रकार से की जाए। विद्यार्थियों के अब उचित प्रकार हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के मन मस्तिष्क में ये संशय उत्पन्न हो रहा है कि इसको कैसे मापा जाएगा। देखिए, आप देखते हैं कि परीक्षा में होता है कि जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे होता है कि 150 शब्दों में उत्तर दीजिए, 500 शब्दों में उत्तर दीजिए, 150 शब्द लिख दिए, जो भी लिखा जाता है। अब वहाँ पे जो 3 घंटे का जो आपकी परीक्षा होती है, आपका जो मूल्यांकन होता है, चाहे वो आंतरिक मूल्यांकन हो, लिखित आंतरिक मूल्यांकन हो, चाहे लिखित बाह्य मूल्यांकन हो, उसमें एक समय सीमा होती है और समय सीमा के अनुसार उसमें प्रश्नों और उत्तरों के लिए कुछ सीमाएं होती हैं। तो उन सीमाओं के अनुसार उचित गति में लिखने का अभ्यास कराना। विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। विद्यार्थियों के पास जो शब्द का भंडार होता है, हम आजीवन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और कोई भी निपुण नहीं है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो किसी भी भाषा का सर्वज्ञ है। जितना हम स्वाध्याय करेंगे, पठन कौशल को विकसित करेंगे, उतने ही नए नए शब्दों को हम जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उनका अर्थ, भावार्थ ये सब समझेंगे और वो हमारा शब्द भंडार, जितने शब्द हमें आते हैं उसमें वो जुड़ते चले जाएंगे। तो माध्यमिक स्तर पर जो हिंदी भाषा है वो विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना भी उसकी एक महत्ता है, उपयोगिता है, उसका स्थान है। इसलिए भी व्याकरण के नियम से परिचित कराना। जब हम माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो वहाँ हम व्याकरण, जैसे सबसे पहले संज्ञा है, संधि है, सर्वनाम है, विशेषण है, विशेष्य है, अनुनासिक है, अनुस्वार है, वाक्य जो आपके हैं वो हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, वो छंद है, ये सारी उनके नियम जो होते हैं, हर व्याकरण में जो भी है उनके सबके नियम हैं। तो नियम से परिचित कराना। स्वाध्याय की प्रवृत्ति को विकसित करना, जो मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, ये प्राथमिक स्तर पर भी और माध्यमिक स्तर पर भी स्वाध्याय की प्रवृत्ति को विकसित करना बहुत ही अनिवार्य है हिंदी भाषा के माध्यम से। लेखन कौशल का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर हमने बात करी थी कि सुलेख और श्रुतलेख के माध्यम से मानक भाषा में वहाँ पर और हम वो उसका अभ्यास कराते हैं। तो वो लेखन का अभ्यास, क्योंकि जो मन की अभिव्यक्ति है, देखिए आप जो सोच रहे हैं, आपके मन के जो भाव है, विचार है, उसको जब तक आप कलमबद्ध नहीं करेंगे तब तक वो समाज के या किसी और के हित में या किसी का कल्याण नहीं कर सकते। जो आपका कौशल है वो लेखन के माध्यम से आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि लेखन क्या है? लेखन, अब आप सोचेंगे कि मैडम ऐसा क्यों कह रही है, बोल के भी तो हम बता सकते हैं। निश्चित रूप से आप बोल के भी बता सकते हैं, लेकिन मौखिक जो वार्तालाप है उसमें स्थायित्व नहीं है, लेकिन लेखन जो कौशल है वो स्थायित्व लिया हुआ है। इसलिए लेखन कौशल का विकास करना। और अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम उच्चतर माध्यमिक स्तर की। उच्चतर माध्यमिक स्तर में हमारी कक्षा 11वीं और 12वीं आ जाती है और यहाँ पर विद्यार्थियों में भाषा के आधिकारिक अध्ययन करने की प्रेरणा को उत्पन्न करना, यानी भाषा आधिकारिक अध्ययन, यानी वो जो पढ़े उसे समझे और उस पर अधिकार, यानी उन्हें लगे कि ये चीज़ आती है। जैसे विधाएं हैं, गद्य पद्य व्याकरण है, उपन्यास है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, बाकी सब चीज़ें हैं, वो केवल समझे ही नहीं, उन पर उनका अधिकार भी हो जाए, वो लिखना भी सीख जाए और अध्ययन करना भी सीख जाए और साथ ही साथ उसको आत्मसात करना भी सीख जाए। और विद्यार्थियों को स्वरचित कविता, कहानी, निबंध एवं लेख के लिए प्रोत्साहित करना। जब हिंदी भाषा के प्रति विद्यार्थियों में आधिकारिक अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित होगी तो वो क्या करेंगे, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उत्साहित किया जाएगा उनको कि वो अपने
स्वरचित कोई कहानी लिखे, कोई कविता लिखे, कोई निबंध लिखे, कोई लेख लिखे, अपना कोई संस्मरण लिखे, अपनी यात्रा का वृतांत लिखे, ये सारी चीज़ों के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ही विद्यार्थियों में मौखिक एवं लिखित भाषा के माध्यम से भाव ग्रहण करने की क्षमता, मौखिक और लिखित। मान लीजिए आज मैं आपसे ये जो चर्चा कर रहे हैं, हम विचार विमर्श कर रहे हैं, ये जो व्याख्यान है, मेरा उद्बोधन है मौखिक, इस मौखिक उद्बोधन के माध्यम से तथा पुस्तक में लिखित भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों में भाव ग्रहण करने की, यानी उसके भाव क्या है, भाव ग्रहण करने की। मान लीजिए कि एक शब्द आता है और एक शब्द या एक मुहावरा, शब्द तो नहीं कहूंगी, मैं मुहावरा कहना चाहूंगी। मान लीजिए कि मैंने कहा कि मुख पर राम बगल में छुर्री। अब मैंने तो केवल इतना ही कहा, लेकिन इसका भाव यदि विद्यार्थियों ने ग्रहण कर लिया, अर्थात कि आप कह कुछ और रहे हैं लेकिन सोच कुछ और रहे हैं, यानी आप भाषा में सकारात्मकता दिखा रहे हैं लेकिन आपके व्यवहार जो है वो नकारात्मक है या विपरीत है या आक्रोश वाला है या विद्रोह वाला है या घृणा वाला है या क्रोध वाला है। तो इसके लिए एक मुहावरा बना है, मुख पर राम बगल में छुर्री। मान लीजिए हमने किसी को कहा चंद्रमुखी, अर्थात चंद्रमा, यानी उसके मुख की, किसी व्यक्ति विशेष के मुख की जो तुलना है वो किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है। मृगनयनी यानी हिरनी की आंखों जैसी, संसार में हिरनी की आंखों को सबसे ज्यादा सुंदर माना गया है। तो जब किसी की सुंदर आंखों की हम जब तुलना करते हैं तो हम कह देते हैं मृगनयनी। तो ये हुआ भाव ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। मातृभाषा के माध्यम से अन्य विषयों को समझने की क्षमता पैदा करना तथा चिंतन की प्रवृत्ति का विकास करना, यानी चिंतन, अपनी मातृभाषा जो भी है उससे जो दूसरे विषय हैं उनको समझना और साथ ही साथ चिंतन करना की प्रवृत्ति को विकसित करना। तो ये अभी जो मैंने आपसे चर्चा करी है वो मैंने चर्चा आपसे करी है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में हिंदी का स्थान क्या है और कौन कौन से स्तरों पर है, जिसमें हमने स्थान के बारे में बात करके माध्यमिक स्तर की बात करी, प्राथमिक स्तर की बात करी और उच्चतर माध्यमिक स्तर की बात करी। और मैं आशा करती हूँ कि ये आप लोगों ने आत्मसात कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी व्याख्यान की चर्चा में आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे भाषा कौशल के प्रकार, यानी भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं। देखिए, हमारा निसंदेह हमारा ये व्याख्यान जो है या व्याख्यान की जो श्रृंखला है ये हिंदी भाषा शिक्षण की है, लेकिन भाषा यानी भाषा कोई भी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे सिंधी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कुछ भी हो, कोई भी भाषा हो, भाषा के कौशल जो होते हैं वो समान ही होंगे। जैसे सबसे पहले मुख्य कितने भाषा के कौशल हैं, 4 कौशल हैं। सबसे पहले बात आती है श्रवण कौशल की, उसके बाद में आता है भाषण कौशल, फिर आता है लेखन कौशल और तदुपरांत पठन कौशल। श्रवण कौशल, देखिए मैं इसको आपको इस उदाहरण से समझाती हूँ। 1 मिनट के लिए आप सब अपने परिवार में जो नवजात शिशु है, छोटा बच्चा है, 1 साल से छोटा जो बच्चा है, उसका ध्यान करिए। अपना बच्चा, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी का, भाभी का, भैया का, मामा का, मौसी का, चाचा का, ताऊ का, किसी का भी बच्चा हो सकता है। उसके 1 साल का जो उसका काल है उस पे आप चले जाइए। मैंने कहा कि भाषा कौशल में सबसे पहले श्रवण कौशल आता है। जब छोटा बालक होता है तो माता और घर के अभिभावक यानी उसके दादा दादी, नाना नानी, मौसी मामा, चाचा, भाई बहन और उसके पिता उससे बात करने का प्रयास करते हैं, उससे बात करते हैं। बोलो दादा, बोलो नाना, बोलो चाचा, बोलो मामा, देखो पापा आ गए, देखो भैया आ गया, देखो दीदी आ गई।
और वो जब बोलते हैं तो क्योंकि उसका अभी भाषण कौशल विकसित नहीं हुआ होता है, वो आयु के कुछ निर्धारित अवधि या मंथ है जन्म के पश्चात उसमें होता है, तो वो क्या करता है, श्रवण कौशल करता है। यानी उसकी कर्णेंद्रियां जो है, उसके कान है, वो उस समय खड़े हो जाते हैं और वो सुनता है। और ये एक कौशल हुआ कि श्रवण कौशल का विकास होता है और उसमें सुनने की क्षमता विकसित होती है। उसके बाद में आपने देखा होगा भाषण कौशल। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, 6 महीने का बालक होने लगता है, तब वो धीरे धीरे जब आप बोलते हैं पापा तो वो पै 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 करने लगता है, दादा तो दे दे, नाना नैने, दीदी दे दे। तो वो जो बोलने की कोशिश करता है, किसके उपरांत, श्रवण के उपरांत। उसने आपने जो अभिव्यक्ति करी मौखिक, उस मौखिक अभिव्यक्ति को आत्मसात करके और उसकी पुनरावृत्ति करते हुए भाषण कौशल करने का प्रयास करा। इसलिए उसके बाद में दूसरा आता है भाषा कौशल, भाषण कौशल। भाषण कौशल के उपरांत आता है लेखन कौशल। फिर जब बालक थोड़ा और बड़ा हो जाता है, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का हो जाता है, तो हम उसे लकड़ी के जो ब्लॉक्स है उसके द्वारा, प्लास्टिक के ब्लॉक्स के द्वारा, चौक और स्लेट के द्वारा, पेंसिल के द्वारा, कॉपी के द्वारा, व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड यानी श्याम पट और श्वेत पट के द्वारा, मार्कर के द्वारा हम उसे आकृतियां बनाना सिखाते हैं। याद देखिए, अब इसमें ये जो कंफ्यूजन है इसको आप ऐसे भी दूर कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने उसको ये दिखाया और दिखा के कर कहा रिमोट, यानी रिमोट जो है वो एक आकृति है। और वो आकृति जैसे प्राचीन काल में या अभी भी जब आप लोग स्काउट गाइडिंग में जाते हैं या राष्ट्रीय सेवा योजना में जाते हैं तो वहां देखते हैं एरो लिखे हुए होते हैं। वो एरो क्या है, लेखन है। उन एरो को हम पढ़ते हैं तो वो क्या हो गया, वो हमारी एक चिन्ह, प्रतीकात्मक लेखन है, प्रतीक है वो किसका। मान लीजिए मैंने इधर हाथ किया, यानी ये प्रतीकात्मक लेखन है मेरा कि इस दिशा में जाना है। मान लीजिए कि मैंने इधर हाथ किया, यानी ये प्रतीकात्मक लेखन है कि इधर जाना है। तो उसके बाद में आता है लेखन कौशल। हम उसे बनाना सिखाते हैं, कबूतर की आकृति दिखाते हैं, एप्पल सेब की आकृति दिखाते हैं, और तो ये हुआ लेखन कौशल। और लेखन कौशल के बाद में जब आगे बढ़ते हैं तब आता है पठन कौशल। फिर हमने उसको एप्पल दिखाया और एप्पल दिखा के पूछा ये क्या है, तो वो बोलेगा एप्पल या सेब। हमने कबूतर की आकृति दिखाई तो वो बोलेगा कबूतर। हमने पेंसिल दिखाई तो वो बोलेगा पेंसिल। मान लीजिए मैंने अपनी ये घड़ी दिखाई तो वो बोलेगा घड़ी। मान लीजिए मैंने ये रिमोट दिखाया तो वो बोलेगा रिमोट। तो ये देख करके पठन, तो ये जो क्रमबद्धता है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बालक, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे अगर ऐसे समझेंगे तो। सबसे पहले आता है श्रवण कौशल, उसके बाद भाषण कौशल, फिर लेखन कौशल और फिर पठन कौशल। और मैं पहले ही आपसे निवेदन कर चुकी हूँ, आपके साथ में ये बांट चुकी हूँ इस बात को कि ये जो हमारी भाषा कौशल है वो कोई भी भाषा हो, भाषा के कौशल ये 4 ही हैं और इनका क्रम यही है। अब इसके बाद में क्रम हमारा यही है। और इसके बाद में अब भाषा कौशल के प्रकारों की जैसे हमने अभी बात करी, तो श्रवण कौशल जो होता है उसमें क्या होता है, सुनकर के विचारों और भावों का अर्थ ग्रहण करने का कौशल आता है। सुन करके, है ना, विचारों को, भावों को। छोटे होते हैं तो मैंने आपको बता दिया, बड़े होते हैं, मान लीजिए हम कोई गाना सुन रहे हैं, मान लीजिए कि हम किसी सत्संग में हैं, मान लीजिए हम किसी का उद्बोधन सुन रहे हैं, मान लीजिए हम किसी का भाषण सुन रहे हैं, तो ऐसे में उसको सुन करके विचारों और भावों का अर्थ ग्रहण करने का कौशल विकसित होता है। और भाषण कौशल में क्या होता है, बोल करके विचारों और भावों को व्यक्त करने का कौशल विकसित होता है। और लेखन कौशल में लिख करके विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने का कौशल होता है।
जैसे अभी तो मैं आपको बता रही थी कि चलिए ऐसे उसको आकृति, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा घर की दीवारों पर कहीं भी वो पेन पेंसिल से लेकर के कुछ कुछ बनाते रहते हैं, यानी उनके मन में जो चल रहा है। आपने बहुत सुप्रसिद्ध जो हमारे चित्रकार हुए हैं उनकी पेंटिंग्स देखी होगी, कई बार हम लोगों को समझ में ही नहीं आती है, लेकिन वो जो आकृतियां होती हैं वो आकृतियां बहुत कुछ बोलती हैं। तो लिख करके विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करने का कौशल लेखन कौशल है, और पठन कौशल में फिर पढ़ करके हम अर्थ ग्रहण करने का कौशल हम इसमें करते हैं। और इस प्रकार से जो ये 4 कौशलों की हमने बात करी अभी, इसमें इनको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है प्रधान कौशल और दूसरा होता है गौण कौशल। प्रधान कौशल कौन सा हो गया? श्रवण और भाषण। और गौण कौशल कौन सा हो गया? लेखन और पठन। देखिए अब हम यदि हम बात करते हैं शिक्षित की और साक्षर की, तो शिक्षित किसे कहा गया है? जिसमें इन 4 कौशलों को जिसने भली प्रकार से सीख लिया, समझ लिया, जो इन 4 कौशलों में निपुण हो गया, वो शिक्षित है। ठीक है, और वो साक्षर भी है। लेकिन ये जो हम जिसे निरक्षर कह देते हैं, निरक्षर का मतलब है कि उसमें लेखन और पठन के जो 2 गौण कौशल है उनका उसमें विकास नहीं हुआ, और वो श्रवण यानी विचारों और भावों को सुनकर के ग्रहण करता है और उसके बाद में अपने विचारों और भावों को ग्रहण करके उनकी अभिव्यक्ति भी करता है मौखिक। तो ये 2 प्रकार से हमने इनको विभाजित किया है। प्रधान कौशल में श्रवण और भाषण आ गया जिसमें सुनना और बोलना है, और गौण कौशल में लेखन और पठन आ गया जिसमें लिखना और पढ़ना है। भाषा का प्रयोग एक कला है, बिल्कुल एक कला है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी को सुनना हमें बहुत पसंद लगता है ना, और कभी कभी हम देखते हैं कि किसी को सुनना हमें बिल्कुल, किसी की वाणी, किसी के शब्दों का चयन, किसी की अभिव्यक्ति में इतनी मिठास होती है, इतनी मधुरता होती है कि हमें उसकी बात सुनने का मन करता है। लेकिन किसी किसी की भाषा इतनी कर्कश होती है और जो शब्दों का चयन है वो उचित प्रकार से नहीं होता, तो हमें, या स्पष्ट नहीं होता, तो वो हमें अच्छी नहीं लगती। तो भाषा क्या है? भाषा का प्रयोग एक कला है। कला तभी निखर पाती है जब उसका सतत अभ्यास किया जाए। हम नए नए शब्दों को, अब आप और हम चर्चा कर रहे हैं, मैं व्याख्यान कर रही हूँ और आप इसे सुन रहे हैं, आप इसे आत्मसात कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे शब्द इस उद्बोधन में ऐसे आए हों कि आप के शब्दकोश में जुड़ गए हो। तो भाषा में निखार तब नहीं आ सकता जब तक उसका सतत अभ्यास नहीं किया जाए। और अभ्यास कैसे होगा? अभ्यास बोलकर भी होगा, अभ्यास सुनकर भी होगा, और अभ्यास जो आपका है वो लिखकर भी होगा और पढ़कर भी होगा। यानी कोई भी मनुष्य यदि 4 हमारे कौशल है, इन 4 कौशलों का सतत अपने जीवन में अभ्यास करता रहेगा, तो उसको भाषा के प्रयोग की कला आ जाएगी और उसकी भाषा निखर जाएगी। इस संबंध में बोर्ड ऑफ एजुकेशन लंदन द्वारा प्रकाशित ग्रंथ में बताया गया है, भाषा एक कौशल है, एक कला है, एक भाव है और एक क्रिया है। देखिए हमने सारी बातें अभी करी हैं, कौशल है, कला है, भाव है और एक क्रिया है कि आप उसको कैसे करते हैं। दूसरे शब्दों में बालक अनुकरण और अभ्यास की प्रक्रिया के द्वारा भाषा को बोलने में सक्षम होता है, लेकिन सर्वप्रथम वह अपने माता पिता एवं निकटवर्ती लोगों द्वारा उच्चारित किए जाने वाले शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनता है और फिर उनका अनुकरण करने का प्रयास करता है। यह अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि बालक सबसे पहले अपने माता पिता, उसके बाद में अभिभावक, फिर अड़ोसी पड़ोसी और फिर निकटवर्ती में हमारे शिक्षकगण, मित्रगण, ये सब आ गए। वो जो बोलते हैं तो उनके शब्दों को ध्यान से सुनता है और फिर उनका अनुकरण करने का प्रयास करता है। यानी यहाँ पर हमारे जो भाषा कौशल के प्रधान कौशल है, श्रवण कौशल और भाषण कौशल, इन दोनों का
प्रयोग होता है। इस प्रकार विद्यालय में भी बालक को पहले स्वर एवं व्यंजनों को लिखना और फिर पढ़ना सिखाया जाता है। भाषा शिक्षण में भाषा कौशलों से तात्पर्य उस कुशलता अथवा निपुणता से है जिससे बालक, व्यक्ति और विद्यार्थी शुद्ध भाषा के सुनने, बोलने, लिखने और पढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। जब बालक में भाषा के शुद्ध रूप को पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने के कौशलों का विकास हो जाता है, तब उसे भाषा का बोध हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा आज का जो हमारा व्याख्यान है, आज की जो हमारी चर्चा है, इस चर्चा में मुख्य रूप से जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि विद्यालय पाठ्यक्रम में हिंदी का स्थान क्या है और कैसे है। और उसमें फिर हमने बात करी प्राथमिक स्तर की, माध्यमिक स्तर की, उच्चतर माध्यमिक स्तर की, और भाषा कौशल के जो प्रकार में शिक्षण की उपयोगिता है उन पर चर्चा करी। और हमने जाना कि भाषा के 4 कौशल हैं और चारों कौशलों में श्रवण कौशल, भाषण कौशल, लेखन कौशल और पठन कौशल है। इनकी एक क्रमबद्धता है और उस क्रमबद्धता के लिए भी तार्किक हमारे पास कारण है। और उसके बाद में हमने जाना कि इनको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक प्रधान कौशल के रूप में और एक गौण कौशल के रूप में। और साथ ही साथ हमने इस पे विचार किया कि किस प्रकार से बोर्ड ऑफ एजुकेशन लंदन द्वारा प्रकाशित ग्रंथ में बताया गया है, भाषा एक कौशल है, स्किल, भाषा एक कला है, आर्ट, भाषा एक भाव है, फीलिंग, और भाषा एक क्रिया है यानी एक्टिविटी है। यानी जहाँ पे स्किल भी है, आर्ट भी है और फीलिंग भी है और उसके बाद एक्टिविटी भी है, वो यदि चारों चीज़ें एक साथ हैं तो वो भाषा है। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे की चर्चा हम अगले जो हमारा व्याख्यान श्रृंखला होगी उसमें करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।